Confused where to start? UPSC. One decision can change everything. I'd like to thank Vajiram and Ravi. Vajiram current affairs test series. Vajiram का भी काफी help. Vajiram is the best. But Vajiram, it is something holistic. It helped me in boosting my confidence. Structured learning expert. Mentorship in latest results, top 10 out of 10 from Vajiram. Legacy of AIR 1. Trust. One name. Vajiram and Ravi. Hello everybody. My name is Aanchal Sharma. मैंने 2025 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की है। ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें मैंने बोथ सीएससी और फॉरेस्ट सर्विसेज में फ़र्स्ट मेंस और फर्स्ट इंटरव्यू दिया था। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूं। मैंने अपनी स्कूलिंग गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल करनाल से की है और अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैंने बीएससी नॉन मेडिकल दयाल सिंह कॉलेज करनाल से की है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एज अ बिगिनर मैं चाहती थी कि मुझे एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिल जाए जिसको देख के मैं समझ पाऊँ कि यूपीएससी के क्या एंट्रिकेसेस हैं, किस तरह से उसको करना है और क्या क्या चैलेंजेस जो हैं मुझे देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने इस तरह की वीडियो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट इस तरह की वीडियोस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थी। एंड सिंस मैं इस पोजीशन पे हूँ आज, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ जिसमें हम ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि नॉन एकेडमिक्स की भी बात करें यूपीएससी की। तो ये वीडियो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है जिसमें हम यूपीएससी की तीनों स्टेजेस की बात करेंगे, जिसमें मेजरली फोकस हम फॉरेस्ट पे करेंगे पर कुछ पार्ट हम सीएससी के भी टच करेंगे। उसके साथ साथ कुछ इश्यूज़ जो स्टूडेंट्स देखते हैं हम उन पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं उन पे भी बात की जाएगी। एंड साथ में हम यूपीएससी के नॉन एकेडमिक पार्ट जो मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड पीयर ग्रुप की बात होती है हम उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं यूपीएससी का आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज़ प्रीलिम्स, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ ऑफ जीएस जो 200 मार्क्स का होता है एंड सेकेंड इज़ ऑफ सीसैट जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है एंड दैट इज़ ऑफ 200 मार्क्स ऑल्सो। जीएस की हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है एंड सीसैट के लिए हमें 33% ऑफ द 200 चाहिए होते हैं, दैट इज़ 66 मार्क्स। ये दोनों पेपर के जो मार्क्स हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज होती है मेंस, जिसमें सीएससी में 9 पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं, जबकि फॉरेस्ट में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होके दैट इज़ जीके, इंग्लिश, 2 ऑप्शनल ईच जिसमें 2 पेपर होते हैं वो हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट स्टेज बोथ एग्जामिनेशन की होती है इंटरव्यू, जिनके डिफरेंट मार्क्स होते हैं। इन टोटल सीएससी में हमें 2025 मार्क्स की लिस्ट देखने को मिलती है, लास्ट में टोटल मार्क्स। एंड फॉरेस्ट में हमें 1700 मार्क्स देखने को मिलते हैं, जिसमें मेंस में 1400 एंड इंटरव्यूज़ ऑफ 300 मार्क्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी प्रीलिम्स के बारे में। ये जैसा कि मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट रहा है और मैं पिछले 2 प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, सो आई थिंक आई एम इन अ गुड पोजीशन टू टेल कि किस तरह की गलतियां हैं जो मैंने की जो आप लोग ना करें और कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैंने की, जो पॉजिटिव स्टेप्स आपको लेने चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स जो है वो जल्दी से क्लियर हो पाएँ। अगर मैं अपने फर्स्ट प्री की बात करूं तो मोस्ट जो मुझे चैलेंजिंग पार्ट लगा वो था गाइडेंस का, बिकॉज़ मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी कि मुझे किन टॉपिक्स को प्रॉपरली करना है, किन टॉपिक्स को प्रॉपरली नहीं करना है। तो दैट वाज द मेजर इशू। और अगर मैं अपनी सेकंड प्री की बात करूं तो मेरे हिसाब से मैंने अपना स्टैटिक पार्ट अच्छे से किया था, करंट अफेयर्स पे मैंने ओवर फोकस किया था एंड जो PYQs हैं वो मैंने एनालाइज तो किए पर उनकी यूपीएससी की जो लैंग्वेज है उसको मैं इनकलकेट नहीं कर पाई। तो दीज वर द मेजर इश्यूज़ जो मेरे 2 प्री में आ रहे थे। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इश्यूज़ लेटर। तो अगर हम प्री की प्रॉपर प्रिपरेशन की बात करें तो इसके मेजर 4 पिलर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ स्टैटिक, जिसमें आप स्टैंडर्ड सोर्सेज भी यूज़ करेंगे एंड उसके साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट्री सोर्सेज भी यूज़ करते हैं। सेकंड इज़ करंट अफेयर्स, थर्ड इज़ PYQs एंड फोर्थ इज़ टेस्ट सीरीज़। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेज फर्स्ट पिलर दैट इज़ स्टैटिक, तो उसके लिए मैं अपने बेसिक सोर्सेज आपको बताना चाहूँगी एंड कुछ साइट्स और कुछ प्लेटफॉर्म्स जो मैंने यूज़ किए मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। सबसे मेजर पार्ट हमारे पास है फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज़ पॉलिटी।
जिसके लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक को यूज़ किया एंड दैट इज़ करेक्टली नेम्ड एज बाइबल ऑफ यूपीएससी बिकॉज मैक्सिमम जो स्टैटिक क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के वो हमें अभी भी लक्ष्मीकांत से देखने को मिलते हैं। तो मैंने उसे काफ़ी अच्छे से कवर किया था। स्पेशली मैंने जो हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं जैसे कि फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के टॉपिक्स को मैंने काफ़ी होलिस्टिकली कवर किया था। एंड लास्ट में मैंने ये जो हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं इनके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए थे ताकि मैं लास्ट के दिनों में इनको क्विकली कवर कर सकूं। इसके साथ साथ मैंने बेयर एक्ट भी यूज़ किया था जिसके लिए मैं एक ऑनलाइन साइट दैट इज़ इंडियन कानून के नाम से वो साइट है, मैं उसको यूज़ करती थी। तो क्या मेरा स्ट्रैटेजी क्या थी कि अगर मैं कोई भी चैप्टर कर रही हूँ और उसमें कोई आर्टिकल्स मेंशन है तो मैं एक बार बेयर एक्ट में उसको खोल कर देख लेती थी कि क्या प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज यूज़ की गई है ताकि इन पेपर अगर सेम स्टेटमेंट मेरे सामने आती है तो मैं कंफ्यूज ना हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी यही कीजिए। इसके अलावा मैंने एनसीईआरटी दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसको भी यूज़ किया था बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें आजकल देखने को मिल रहे हैं जैसे कि लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट वाला एक क्वेश्चन है जिसमें बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडामेंटल फीचर क्या है या एम क्या है। तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी से कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप उसे 1 या 2 बार पढ़ लें और उसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उसे एक 1 पेजर या 2 पेजर पे कन्वर्ट कर लें एंड उसके बाद आप सिर्फ वही पेजर को पढ़ें ताकि आपका एक्स्ट्रा टाइम जो है उस एनसीईआरटी को बार बार कवर करने में ना जाए। तो पॉलिटी के लिए मैंने बेसिकली प्री में यही सब किया था। उसके बाद आता है हिस्ट्री। जैसा कि मेरा फाउंडेशन कोर्स श्री राम IAS पर हुआ था, उनके एंशियंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स थे वो काफ़ी अच्छे हैं और मैं उनको ही अभी भी रेफ़र करती हूँ। तो मैंने बेसिकली उन्हीं को रेफ़र किया था। जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग नहीं ली है या जो कोचिंग नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ अलग सोर्सेज आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ फाइन आर्ट्स, जो आप एनसीईआरटी है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ गुड बेसिक नॉलेज के लिए, बिगिनर लेवल के लिए एंड कुछ अच्छे खासे फैक्ट्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक के स्पेसिफिक चैप्टर्स कर सकते हैं। दैट वुड बी इनफ। एंड फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल यू कैन यूज़ एनसीईआरटीज़। आप तमिल के एनसीईआरटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक बोथ आर इक्वली गुड। उसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री विच इज़ ऑल्सो अ बिग पार्ट, जिसके लिए मैंने मेजरली स्पेक्ट्रम यूज़ की थी एंड आई हैव सीन पीपल कि वो अपेंडिक्स जो लास्ट में अवेलेबल है वो छोड़ देते हैं। दैट शुड नॉट बी डन, हमें वो अच्छे से करना है। तो बेसिकली हिस्ट्री के लिए आप ये सब करेंगे तो उसमें हो जाएगा। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एंशिएंट की बात करें तो हमारे पास बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इस तरह के टॉपिक्स को आप होलिस्टिकली कवर कर लें। अगर मैं मिडिवल की बात करूं तो हमारे पास विजयनगर एम्पायर है, मुग़ल्स हैं जिसमें अकबर के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमारे पास मराठा एम्पायर है, मराठा किंगडम है, आप उसको कवर कर लें होलिस्टिकली। आर्ट एंड कल्चर की बात करूं तो डांस फॉर्म्स आप अच्छे से कर लें, पेंटिंग्स आप अच्छे से कर लें, फेस्टिवल्स, किसी तरह की सेलिब्रेशन, फोक डांसेस, ये सब आप अच्छे से कवर कर लें। एंड भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आप अच्छे से कवर कर लें वहाँ से। लास्टली अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पे आप गांधीयन एरा को बहुत अच्छे से कवर करें। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ब्रिटिशर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आए थे वो आप अच्छे से कवर कर लें। एंड जो स्टेप्स लिए गए थे बाय ब्रिटिशर्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल स्फेयर में क्या स्टेप्स लिए हैं, इस तरह की चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लें। तो मेजरली इससे आपकी हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे प्री में जो इजीली सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो आप वहाँ पे कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग अगर कर पाएँ, कुछ टाइमलाइन बेस्ड आप कुछ निकाल पाएँ तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो हमें डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पर स्किपेबल भी हो सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट हमारे पास है इकोनॉमी, जो मेरे हिसाब से बहुत अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक टॉपिक है। तो वहाँ पे आपकी जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट में वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आई वुड सजेस्ट एज अ बिगिनर एंड एज अ नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड स्टूडेंट मैंने मृणाल सर के नोट्स को यूज़ किया था एंड आप भी वो यूज़ कर सकते हैं। उनमें काफ़ी बेसिक लैंग्वेज में काफ़ी क्लियरली टॉपिक्स को समझाया गया। दो देर आर सर्टेन कंसर्न्स की पीपल से कि वो बहुत बल्कि नोट्स हैं
जो मैं यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ PCB 9, जिसमें अराउंड 1000 प्लस नोट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज़ 3 डिफरेंट कलर्स, जिसमें आप जो मेजर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का, उसको आप एक कलर से नोट डाउन कर लें। उसके बाद सेकंड कुछ ऐसा जो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट आपको याद रहना चाहिए, वो आप सेकंड कलर से कर लें। उसके बाद थर्ड जो रैंडम फैक्ट्स हैं जो मे बी आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं, उसको आप एक और कलर से नोट डाउन कर लें। तो आप अपनी रिवीजन के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मृणाल सर के नोट्स में इंडेक्स हैं, आप उनको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्टिव रिकॉल एंड रिवाइजिंग दैट। अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इज़ जोग्राफ़ी, जिसमें हमें फ़िज़िकल और इंडियन जोग्राफ़ी को कवर करना होता है और मैपिंग के कुछ पार्ट्स कवर करने होते हैं। तो उसके लिए मैंने NCERTs को होलिस्टिकली यूज़ किया, स्पेशली जो 11th की NCERTs हैं। 12th के NCERTs के आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल वाला पार्ट है, पोर्ट्स पार्ट है, डेमोग्राफी वाला आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड क्रॉप्स पार्ट है, सॉइल से रिलेटेड एक चैप्टर है, आप वो सब अच्छे से कर सकते हैं। एंड 11th की तो आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, बोथ जो फिज़िकल जोग्राफ़ी एंड इंडियन जोग्राफ़ी है। उसके अलावा मेरी कोचिंग, फाउंडेशन कोचिंग जो मेरी रही है, उसके नोट्स भी काफ़ी अच्छे थे। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कवर हो गए थे। फॉर एग्जांपल इंडियन मॉनसून जैसा टॉपिक है, वो मे बी फर्स्ट गो में NCERT से समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज लैंग्वेज की थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। तो उस तरह के टॉपिक्स के लिए मुझे अपनी कोचिंग के नोट्स जो हैं वो काफ़ी सही लगे थे। फॉर स्टूडेंट्स जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप YouTube पे वीडियोस देखें। आप YouTube पर एक कोई भी टॉपिक जो है सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उनको ईजिली समझ सकते हैं। अभी आप जैसा कि अलग अलग सोर्सेज आ रहे हैं, आप AI का यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन वीडियोस भी आ रही हैं, तो आप उन सब को यूज़ करके उन टॉपिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। उसके अलावा जो वर्ल्ड क्लाइमेट वाला पार्ट है, उसके लिए मैंने GC लियोंग को रेफ़र किया था। आई हैव ऑल्सो हर्ड कि जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो मेरे नोट्स में एक्चुअली कवर था कोचिंग के, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप एक बार उसको रीड करके उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार ही पढ़ना ना पड़े। एंड फॉर ग्लोबल क्लाइमेट पार्ट आई वुड सजेस्ट कि आप एक बड़ा फ्लो चार्ट बना लें या एक बड़ा मैप बना लें, एंड साथ में टेबुलर मैनर में अपने सारे जो चैप्टर्स हैं क्लाइमेट वाले, उनको आप लिख लें, ताकि आप वहीं से कंपैरिजन बेस्ड लर्निंग आप कर सकें। मैंने वही किया था और मैं उन्हीं पेजेस को अभी भी रेफ़र करती हूँ, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी वही कर लें। जैसा कि ज्योग्राफी में मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन जो IR से रिलेट होके आते हैं, तो उसके लिए मैंने YouTube पर पर्सम क्लासेस का चैनल है, वहाँ से मैंने वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ को अच्छे से किया था, ताकि न्यूमोनिक बेस्ड लर्निंग मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो आप वो चैनल रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आती है मैपिंग, जिसमें ज्योग्राफी और IR का मिक्स्ड हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन वर्ल्ड मैपिंग में। तो उसके लिए मैंने YouTube पर पर्सम क्लासेस चैनल को यूज़ किया था, जिनकी मैपिंग सीरीज़ जो है वो न्यूमोनिक बेस्ड है और वो ईज़िली लर्न हो जाती है। तो मैं उसको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एक बार देख लेती थी, ताकि मेरे दिमाग में कंट्रीज़ की प्रॉपर प्लेस, इम्पॉर्टेंट सीज़, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में रह जाएं, तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा आप एटलस को भी कंसीडर करें, जिसमें आप वोल्केनिक एरिया, स्पेसिफिक रिम ऑफ फायर या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इन सब को समझने के लिए आप उसके जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। मैंने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए उसको किया था, या कुछ प्रॉपर अगर मुझे इंट्रिकेसीज़ किसी पर्टिकुलर लोकेशन की चाहिए तो मैंने उसके लिए उसे यूज़ किया था। उसके अलावा गूगल मैप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जब भी मुझे कोई बड़ी न्यूज़ मिलती थी कोई पर्टिकुलर लोकेशन की, तो मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन को गूगल करके मैप पे एक बार देख लिया करती थी, ताकि मेरे दिमाग में वो लोकेशन रह जाए। उसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना मेरे नोट्स में अवेलेबल थे और ना ही NCERTs में, बट मैंने देखा कि PYQs में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेक से रिलेटेड थे, डेजर्ट से रिलेटेड थे, तो उनके लिए मैंने बेसिकली उन टॉपिक्स को गूगल कर लिया था। वहाँ से आपको कलरफुल फ़ोटोग्राफ्स देखने को मिल जाती हैं, उनको मैंने अपने नोट्स में ऐड कर लिया था, एंड साथ में कुछ निमोनिक्स भी बना लिए थे, ताकि मुझे वो ईज़िली याद हो जाए, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एनवायरनमेंट, जिसमें हमें 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वन टाइप इज़ विच वी फाइंड एनवायरनमेंट के हमारे बेसिक नोट्स में या हमारे बुक्स में
जो हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड, कुछ रैंडम नोट्स, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्पीसीज़ बेस्ड क्वेश्चंस हो गए या समथिंग लाइक दैट। तो फर्स्ट टाइप के लिए मैंने PMF बुक को रेफ़र किया था। कुछ लोग शंकर IAS भी करते हैं, वो आपकी चॉइस हो सकती है। मुझे PMF सही लगी थी। उसमें फ़ोटोग्राफिक तरीके से काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, कलरफुल इमेजेस हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स से इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक समझाई गई है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने उसको सप्लीमेंट किया था भारत दर्शन सीरीज़ से, जो अंडरस्टैंड UPSC की यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। वहाँ से नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी एरियाज़, उसके अलावा मेजर माउंटेन्स, मेजर लोकेशंस, वो सब उसमें कवर हो जाता है, तो आप वो ज़रूर कर लें। इसके साथ साथ मैंने रामसर साइट्स और नेशनल पार्क इन सब को याद करने के लिए अगेन पर्सम क्लासेस की कुछ वीडियोस देखी थी। वहाँ पे निमोनिक पेस्ट जो वो समझाते हैं, उससे चीज़ें काफ़ी दिमाग में रह जाती हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लास्टली अगर मैं स्टैटिक की बात करूँ तो साइंस एंड टेक में मैंने अपने कोचिंग के बायो नोट्स का यूज़ किया था। कुछ वहाँ से मैंने साइंस एंड टेक के टॉपिक्स देख लिए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा है कि PYQs में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस करंट अफेयर और स्टैटिक मिक्स आते हैं, तो सिर्फ करंट अफेयर्स जो हैं वो साइंस एंड टेक के लिए पूरे नहीं पढ़ेंगे, तो आप कुछ स्टैटिक पार्ट भी उसका कर लें, स्पेशली बायो का। तो वो मैंने अपने नोट से किया था। आप उसके लिए कोई भी यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अंडरस्टैंड UPSC का भी एक स्टैटिक बायो की सीरीज़ है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स आपको साइंस एंड टेक के स्टैटिक के मिल जाएंगे, आप उसको किसी को भी रेफ़र कर सकते हैं, जस्ट टू गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से मैं उन टॉपिक्स को करंट अफेयर से लिंक कर सकूँ। नाउ मूविंग टू आवर सेकेंड पिलर, जो कि है करंट अफेयर्स। उसमें मैंने मेजरली अंडरस्टैंड UPSC की करंट अफेयर सीरीज़ है, जो यूट्यूब पर ही अवेलेबल होती है, उनको मैंने फ़ॉलो किया था। उनको मैंने इनिशियली 1.5 to 1.6 की स्पीड पर देख लिया था, ताकि मैं उनको अच्छे से समझ पाऊँ। बाद में या तो मैंने उनके नोट्स को क्विकली गो थ्रू कर लिया था, या फिर मैं उनकी जो वीडियोस थी उनको पॉज करके एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करती थी, ताकि जो चीज़ें हैं वो मुझे जल्दी से याद हो जाएं। तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमी के लिए मृणाल सर की विन सीरीज़ आती है, जिसमें वो अपने नोट्स को अपडेट करते हैं ईयरली, तो आप वो कर सकते हैं। वो उनकी मृणाल सर की सीरीज़ आती है ईयरली, तो जिसमें वो अपने नोट्स को अपडेट करते हैं ईयरली, तो आप वो कर सकते हैं, जिसमें आप या तो अनअकैडमी के फ्री रिसोर्सेज में आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी, या मृणाल सर की जो वेबसाइट है उस पर भी आपको वो सीरीज़ मिल जाएगी। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसमें सर बजट और इकोनॉमी के भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो इंक्लूड करके देते हैं, तो आपको वो अलग से कवर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े थे या क्या हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए। तो इनिशियल डेज़ में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की थी, एंड जैसा कि मैं एक बिगिनर थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इवन 2.5 to 3 आवर्स लग रहे थे इनिशियल डेज़ में, जो ग्रेजुअली 1 आवर के अराउंड आ गया था। बट इशू जो मुझे न्यूज़पेपर के साथ लगा वो ये था कि मुझे उसे पहले पढ़ के फिर उसके नोट्स बनाने पड़ रहे थे, और वो डेली के नोट्स इतने ज़्यादा हो जाते थे कि एट द एंड ऑफ मंथ मैं उनको रिवाइज़ नहीं कर पाती थी। और अगर हम पूरे साल के नोट्स को एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिवाइज़ करने की कोशिश करें तो वो नियर टू इम्पॉसिबल मुझे लग रहा था। इसलिए मुझे लगा कि जो मंथली कंपाइलेशंस हैं या विजन IAS की या अदर कोचिंग्स की, वो हम यूज़ कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने अभी बताया यूट्यूब वीडियोस अंडरस्टैंड UPSC की या फिर अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल करा देते हैं, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। हाउएवर दिस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। मैंने ऐसे टॉपर्स भी देखे हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, एंड मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने डायरेक्टली PT 365 ही यूज़ किया। तो आप देख लीजिएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या ठीक लग रहा है, उस तरह से आप यूज़ कर लीजिएगा। हाउएवर मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर की मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। मेंस के लिए आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा वहाँ से देखने को मिल सकता है, कुछ पर्टिकुलर लाइंस या सेंटेंसेस, कुछ कोट्स आपको मिल सकते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी करंट बेस्ड भी चला जाता है। तो इन दोनों स्टेजेस के लिए न्यूज़पेपर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मुझे नहीं लगा कि प्री के लिए मैं न्यूज़पेपर को रेफ़र करूँगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड पिलर है, दैट इज़ PYQs।
जो मुझे लगता है कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड पिलर है प्री की प्रिपरेशन का, बिकॉज़ लोग जनरली या तो सिर्फ हाई यील्डिंग एरियाज़ देखते हैं कि कौन से मोस्ट प्रोबेबल एरियाज़ हैं उनको कर लेते हैं, या फिर एक अलग तरह के ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पे वो फोकस करते हैं वर्ड्स लाइक ओनली पे या फिर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे। दो आई वुड रेक्टिफाई दिस लेटर कि किस तरह से हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को भी कट करना है, बट स्टिल डिपेंडिंग जस्ट अपॉन दीज वर्ड्स कि वहाँ पे ओनली मैंशनड है मैं इसलिए कट कर दूँ, इस तरह के ट्रैप्स में लोग जनरली फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि PYQs की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स। एंड जैसा कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मेरी जो सेकंड प्री में जो मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई थी और थर्ड में जो मैं इवन फॉरेस्ट की कट ऑफ भी मैंने क्लियर कर ली, जो मेजर डिफरेंस मैंने देखा दैट वाज PYQs। एंड इस अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए और सप्लीमेंट करने के लिए मैंने अंडरस्टैंड UPSC की मैथ सीरीज़ को किया था। एंड आई थिंक एनी स्टूडेंट जो प्री देना चाह रहे हैं और उनके कट ऑफ के आसपास मार्क्स आ रहे हैं बट वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, दे शुड डू इट। उससे होगा क्या कि जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को पुट करते हैं या किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दैट। आपको बहुत ईजिली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आ जाएगा, बहुत ईजिली अटैम्प्ट करना आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एग्ज़ाम में इंक्रीज़ होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लैंग्वेज है UPSC की, आप उससे अकस्टम्ड हो जाओगे। तो मैंने मैथ सीरीज़ को एटलीस्ट 5 से 6 बार किया था। आप कम बार भी कर सकते हैं, बट डिस्क्लेमर ये है कि वो PYQs के साथ होना चाहिए। उसमें सत्यम सर ने बेसिकली 2018 से 2024 तक के सारे PYQs को कवर किया है, जिसमें उन्होंने हर ऑप्शन को समझाया है कि किस तरह से यहाँ पे एग्जामिनर क्या चाह रहे हैं, कौन सा डेटा है जो गलत हो सकता है, कौन सा डेटा है सही हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो पाया है PYQs से और मैथ सीरीज़ में जो मेंशन किया गया, मोस्टली मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो गलत दी जाती हैं UPSC के स्टेटमेंट्स में। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको मैथ सीरीज़ से समझ आ जाएंगी। उसके साथ साथ जब भी आप मैथ सीरीज़ को करें उसी दिन आप PYQs को रिवाइज़ कीजिए, PYQs को ट्राई कीजिए एंड ट्राई टू सी इट बाय योरसेल्फ कि इस ऑप्शन में क्या एग्जामिनर कहना चाह रहे हैं। एक बार ही आप वो समझ जाएंगे तो आप हर एक प्री रिलेटेड एग्ज़ाम जो है वो ईज़िली क्रैक कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही HCS प्री दिया था एंड सिंस मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी था तो मेरे पास करीबन 10-12 दिन ही थे, जिसमें मुझे बाकी की चीज़ें भी करनी थी। अपने स्टैटिक को कवर करना था, करंट अफेयर तो मैं कर ही नहीं सकती थी क्योंकि बहुत कम दिन थे, एंड मेरा स्टैटिक भी प्रॉपर्ली कवर नहीं हो पाया था। मैं सिर्फ कुछ पॉलिटी, कुछ हिस्सा इकोनॉमी का और बेसिक हिस्ट्री के नोट्स मैं करके गई थी। एंड HCS का जो GK होता है हरियाणा का, उसके मैंने कुछ 2-3 वीडियोस देखी थी। रेस्ट जो मेरा PYQs से रिलेटेड जो एप्टीट्यूड बिल्ड हुआ है पहले से, उसकी वजह से ही मेरे HCS प्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और मैं उसको क्लियर कर पाई। तो आई थिंक फॉर एनी स्टूडेंट एक बार आप UPSC की लैंग्वेज को समझ जाएं तो प्री आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्री का लास्ट पिलर आता है, दैट इज़ टेस्ट सीरीज़, जिससे मुझे लगता है कि 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कवर की जा सकती हैं। नंबर 1 इज़ नोइंग योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज़, कि किस टॉपिक में मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसमें मैं ये देख सकती हूँ कि क्या मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है या मेरा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, या मुझे IR में कुछ इशू आ रहा है, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। वो सब मैं अपने मॉक से, टेस्ट सीरीज़ से, इन सब से कर सकती हूँ। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप हर एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट एनालिसिस शीट बना लीजिए, जिसमें आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि एक पॉलिटी सेक्शन में मेरा रिवीजन वीक है, या फिर मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आ पा रही है, या फिर जो चीज़ें उसमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो मेरे नोट्स में है ही नहीं या मैंने हाईलाइट नहीं की है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे तो विद ईच टेस्ट आपको समझ आने लगेगा कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हैं। एक बार आप वो कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी कि मुझे इस टॉपिक के लिए ये करना है और मैं यहाँ से मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकेंड गेन जो मुझे टेस्ट सीरीज़ से लगता है वो है कि आप अपनी सॉल्विंग स्टाइल को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
आई यूज़ टू सी कि अगर मैं किसी क्वेश्चन में रुक रही हूँ, अगर मुझे 50-50 पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो व्हाट इफ़ आई अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, तो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, अगर मैं अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ तो कितने बन रहे हैं। बट इफ़ आई फिल OMR इन फर्स्ट को, तब मुझे कितना टाइम लग रहा है, बाद में फिल कर रही हूँ तो कितना टाइम लग रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप से अपने स्टाइल को, सॉल्विंग स्टाइल को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जो पूछते हैं कि 50-50 वाले क्वेश्चंस में क्या करें, मेरे 50-50 वाले सारे गलत हो जाते हैं। नंबर 1 इज़ यू शुड एनालाइज कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 50-50 वाले सारे गलत हो रहे हैं या एक्चुअल में हो रहे हैं। बिकॉज इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम अपने गलत क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अरे इसमें मैंने 50-50 लगाया था और ये गलत हो गया। तो एक बार आप चेक कर लें, हो सकता है कि आपके 50-50 वालों में नेट पॉजिटिव आ रहा हो, वो चेक कर लें। अगर फिर भी आपको दिख रहा है कि नहीं मुझे नेट नेगेटिव ही मिल रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 टेस्ट में उल्टा करके देखें। व्हाट डू यू फील बाय योर इंस्टिंक्ट कि ये इसका आंसर है। अगर वो उसका आंसर आपको लग रहा है तो आपको उसका उल्टा करके देखें, उस टेस्ट में आपको नेट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि नहीं। बिकॉज कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो 50-50 में गलत ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो वी हैव टू प्ले विद आवर ब्रेन्स एंड हमें बेसिकली लास्ट में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो आप वो कर सकते हैं। एंड थर्ड जो इम्पॉर्टेंट गेन हमें टेस्ट सीरीज से मिल सकता है, दैट इज़ एनरिचिंग योर नोट्स। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे नोट्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, कुछ प्रॉपर डेप्थ होती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है जो हमारे नोट्स में शायद हमने मेंशन नहीं की है। वो जब हम टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ से हमें देखने को मिलती है, तो आप अपने नोट्स में वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर की काफ़ी सारी टर्म्स, काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वो आपको टेस्ट सीरीज़ से देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे क्वेश्चंस थे ऐसे जहाँ पर टर्म वाले क्वेश्चन UPSC में देखने को मिलते हैं, वो मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ से ही एनरिच किए थे, बोथ इन 2024 एंड 2025। तो आप वो कर सकते हैं। अपनी बात करूँ तो मैंने टेस्ट सीरीज़ के लिए अंडरस्टैंड UPSC की अपसर्च टेस्ट सीरीज़ ली थी, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, बिकॉज़ उनकी लैंग्वेज और उनका स्टाइल जो है वो काफ़ी UPSC स्टाइल जैसा है। तो मैंने वो प्रॉपरली डेडिकेटेडली उसको सॉल्व किया था, आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसा कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर का थोड़ा फ़ियर था, तो मैंने अभ्यास के सिमुलेटर्स जो है उनको भी किया था, ताकि मुझे एग्ज़ाम लाइक फीलिंग जो आ सके। तो अगर आपको लगता है तो आप वो भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम डे पे D-Day वाला जो प्रेशर है वो फील ना हो। प्री के सोर्सेज की बात जैसा कि हो गई है, तो अभी मैं कुछ टाइमलाइन बेस्ड स्ट्रैटेजी प्री की बताना चाहूँगी। अगर आपका प्री 2027 में है, आई एम एज्यूमिंग, तो आपको अराउंड जैन से फेब के अराउंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ 3.5 to 4 months बिफोर आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रॉपर प्री की प्रिपरेशन। उससे पहले आपको मेंस प्लस प्री के मोड में रहना है, जहाँ पे आप अपना GS ऑल 4 पेपर्स, एसे और साथ में अपने ऑप्शनल को कवर करेंगे। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूँ तो सिमिलरली आप जैन फेब के अराउंड अपनी प्री प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अपना GS, इंग्लिश, अपने 2 ऑप्शनल्स को कवर करेंगे और अपना प्री के जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं आप उनको कवर करेंगे। इस पर्टिकुलर 3.5 to 4 मंथ्स के टाइम में मैंने 4 इटरेशंस प्री के लिए लगाई थी, जिसमें आप 1.5 मंथ्स में फर्स्ट इटरेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज को होलिस्टिकली कवर करें, जिसमें आप हाई यील्डिंग एरियाज़ के साथ साथ कंपैरेटिवली लेस फोकस्ड एरियाज़ भी करें, कि जस्ट इन केस अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप प्री में उसको टैकल कर पाएँ। उसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने मेजरली पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स पहले से ही प्रिपेयर कर लिए थे, ताकि मुझे लास्ट के दिनों में इशू ना हो, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप सेकेंड इटरेशन आप 1 महीने के अराउंड में कर सकते हैं, थर्ड आप 20 to 25 डेज़ में कर सकते हैं, एंड लास्टली आप 10 डेज़ में लास्ट इटरेशन कर सकते हैं। एंड एट द वेरी लास्ट डे आपको जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इशू आता है या रिकॉल जो प्रॉपर नहीं हो पाता, आप उस टॉपिक को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो हिस्ट्री का टॉपिक होता था, तो मैं हिस्ट्री को लास्ट डे पे किया करती थी। तो आप इस तरह से अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आई वुड से कि आप अपनी टेस्ट सीरीज़ को फर्स्ट इटरेशन से स्टार्ट कर दें, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। उसके बाद आप FLTs दैट इज़ फुल लेंथ टेस्ट जो हैं उनको देंगे। एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट आप 6-7 FLTs दे लें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस क्या है। टाइमिंग, आपको कोई टाइमिंग इशू तो नहीं हो रहा है, OMR मैं गलत तो नहीं भर रहा हूँ या भर रही हूँ, इस तरह के इश्यूज़ आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे।
एंड लास्ट के 10 to 15 डेज़ आई वुड सजेस्ट कि आप PYQs पर ज़्यादा फोकस करें, टेस्ट सीरीज़ पर नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली हमें UPSC का एग्ज़ाम देना है। तो UPSC के एग्ज़ामिनर्स की जो लैंग्वेज है, जो हमें पेपर में पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, वो हम अच्छे से हमें समझ आ जानी चाहिए। तो इफ़ आई गेट अकस्टम्ड विद दैट जस्ट बिफोर एग्ज़ाम, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इवन मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी 15 to 20 क्वेश्चंस UPSC के सॉल्व करे थे, जस्ट टू मेक श्योर कि जो लैंग्वेज है UPSC की वो मुझे समझ आ जाए। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट ऑल्सो, तो आप ये कर लीजिएगा। नाउ मैं कुछ ऐसे इश्यूज़ की बात करना चाहूँगी, या कुछ ऐसे कमियाँ हैं जो मेरी फर्स्ट और सेकेंड प्री में रही हैं, या फिर जो मैंने बाकी लोगों को कुछ ऐसी गलतियाँ करते हुए देखा है जिससे प्री में उनको इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो दीज आर सम डोंट्स ऑफ प्री। नंबर 1 इज़ ओवर रिलाइंग ऑन करंट अफेयर्स। आई हैव सीन कि लोग स्टैटिक पे उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना करंट अफेयर पे देते हैं। जनरली मैंने देखा है कि UPSC में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, नॉट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ काफ़ी हाई मोमेंटम में है, तो यू वुड सी कि गवर्नर के बेसिक स्टैटिक पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप करंट अफेयर से वो टॉपिक उठा के आप स्टैटिक कीजिए, दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आते हैं, वो एरियाज़ को छोड़ के, फॉर एग्जांपल प्लेसेस इन न्यूज़ है, जिसके लिए आप डिफरेंट करंट अफेयर की सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं, गूगल यूज़ कर सकते हैं, मैगज़ीन्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करना है। अदर इज़ पैसिव लर्निंग और पैसिव रीडिंग, आई वुड रैदर से, बिकॉज़ हमें आदत हो गई है पेजेस को पलटने की, जल्दी से टॉपिक को कवर करने की, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें अल्टीमेटली उसको एग्ज़ाम में निकालना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्टिवली उसको याद कीजिए, जिसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह से हम स्कूल में क्या करते थे आप वो करें। आप टॉपिक के ऊपर हाथ रख के कोशिश कर सकते हैं कि उसमें क्या था, क्या मेजर फैक्ट्स थे जो मुझे याद आने चाहिए, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट मैं भूल रहा हूँ, तो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि आपको उस पर फोकस करना है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। मैंने ये खुद को करते हुए देखा स्पेक्ट्रम में, खासकर कि अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है या कोई फेमस फ्रीडम फाइटर हैं जिनके बारे में बाद में मेंशन हो रहा है और मैंने उससे कुछ देर पहले ही उनको पढ़ा है, तो मैं वो एक पर्टिकुलर फैक्ट जो है वो उठाकर आगे लिख लेती थी, जस्ट बाय एक्टिव रिकॉलिंग या फिर फॉर रिवीजन पर्पसेस। उससे होता क्या था कि वो मेरे दिमाग में फिर से वो चीज़ याद आ जाती थी मुझे, फिर से हम उस बारे में पढ़ लेते थे, तो मुझे वो फैक्ट ज़्यादा याद रहता था। तो जैसा कि स्पेक्ट्रम, एंशिएंट, मिडिवल में फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, दैट इज़ PYQ का ट्रैप, जिसमें लोग एनालिसिस शीट बना रहे हैं, हाई यील्डिंग एरियाज़ कर रहे हैं, बट PYQs नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ अनदर मेजर इशू जो मैं देखती हूँ, मैंने भी जो फेस किया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs को काफ़ी अच्छे से कर लें, नॉट जस्ट फॉर प्री बट ऑल्सो फॉर मेंस, एंड अगर इंटरव्यू की बात करें तो ट्रांसक्रिप्ट्स के फॉर्म में। तो दिस इज़ समथिंग जो डोंट्स में आएगा प्री के, कि आप PYQs को या तो इग्नोर करें या सही ढंग से ना करें। इसके अलावा आई हैव सीन अनदर डोंट दैट पीपल डू जनरली, कि वो बहुत सारे सोर्सेज उठा लेते हैं, डिफरेंट कंपाइलेशंस उठा लेते हैं कि मैं यहाँ से भी कर लेते हैं, कि हम यहाँ से भी कर लेते हैं, वहाँ से भी कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, आप एक सोर्स पर स्टिक कीजिए। आई वुड सजेस्ट कि जैसे कि मैंने आपको अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज जो चीज़ों के बताए हैं, उनके आप एक पर्टिकुलर नोट्स बना लें और उन्हीं को पढ़ते रहें, बिकॉज़ हम अलग अलग जगह से एक ही चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारी जो रिकॉल करने की उसको पावर होती है वो इवन रिड्यूस हो जाती है। एंड होता क्या है कि हम एक ही चीज़ को बार बार ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है जो कि हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हमें मिल रहा है वो उतना नहीं हो पाता। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने सोर्सेज को काफ़ी ध्यान से चूज़ करें और काफ़ी लिमिटेड फॉर्म में रखें। उसके अलावा कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो आप प्री में यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कॉलम बेस्ड क्वेश्चन होता था, मैं अपनी राइट हैंड से राइट कॉलम को छुपा लेती थी ताकि मैं एक बार लेफ़्ट पढ़ लूँ, खुद से रिकॉल करने की कोशिश कर लूँ कि क्या है, बिकॉज़ वंस वी सी जो राइट पार्ट में लिखा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाली चीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यू शुड फोकस ऑन कि हमें नेट पॉजिटिव चाहिए एंड वी आर नॉट हेयर फॉर स्कोरिंग 200 आउट ऑफ 200। तो
कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे हम गलत ऑप्शन को चूज़ करेंगे, बट वी हैव टू अल्टीमेटली सी कि हमें नेट पॉजिटिव लेके आना है इस तरह के क्वेश्चंस में, तो यू शुड फोकस ऑन दैट. नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेज ऑफ UPSC एग्जामिनेशन, दैट इज़ मेंस, जिसमें मेजरली मैं फॉरेस्ट का मेंस का कवर करूँगी. जैसा कि मैं CSE एग्ज़ाम भी दे रही थी एंड अगस्त एंड में हमारे पास CSE एग्ज़ाम जो है वो ओवर हुआ था एंड नवंबर के मिड से फॉरेस्ट का मेंस स्टार्ट था. एंड उससे पहले मैंने फॉरेस्ट का कभी भी कुछ सिलेबस नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. मैं सिर्फ मैथ्स जो मेरा ऑप्शनल रहा है उसको मैं साथ में कवर कर रही थी, बिकॉज मैथ्स के काफ़ी टॉपिक जो हैं वो फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं. तो उसके अलावा मुझे सब कुछ जो है वो नए सिरे से शुरू करना था. GS का पार्ट जो है वो मेरा CSE में कुछ हद तक कवर हो रहा था, बट उसके अलावा मुझे एक एंटायर ऑप्शनल दैट इज़ फॉरेस्ट्री उसको कवर करना था और इंग्लिश को भी मुझे करना था. तो इस सब को समझने के लिए मैंने सबसे पहले दिल्ली नॉलेज ट्रैक से कनिका अनब मैम की वीडियो को देखा, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे किस किस एरियाज़ में क्या क्या काम करना है. एंड होपफुली ये वीडियो जो है फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए वही पर्पस सर्व करेगी जो कनिका मैम की वीडियो ने मुझे. अगर हम बेसिक बात करें तो फॉरेस्ट में हमारे पास 300 मार्क्स ईच के GS और इंग्लिश दैट इज़ GK और इंग्लिश का पेपर होता है. उसके अलावा हमारे पास 200 ईच के हिसाब से हर ऑप्शनल के 2-2 पेपर होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स का 200 का पेपर 1, 200 का पेपर 2 एंड सिमिलर फॉर फॉरेस्ट्री. तो हमारे पास 1400 मार्क्स का मेंस का हमें टोटल मार्क्स देखने को मिलते हैं. मैथमेटिक्स और फॉरेस्ट्री के लिए मैं दूसरी वीडियो में प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से करना है. इस वीडियो में हम इंग्लिश और GS की बात करेंगे जो मेजरली 300 मार्क्स ईच के पेपर्स हैं. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास उसमें कुछ मेजर टॉपिक्स हैं और उसके साथ ग्रामर आती है. हमारे पास 100 मार्क्स का एसे आता है. उसके अलावा प्रेसी राइटिंग, 50 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है, लेटर राइटिंग आ सकती है एंड देन 50 मार्क्स के हमारे पास ग्रामर आती है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप डिफरेंट जो फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स हैं या फिर रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट्स हैं, वो आप किसी भी चैनल से देख लें. मैंने इसके लिए अपूर्व सर के चैनल को फॉलो किया था. उन्होंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे इंग्लिश के जो सोर्सेज हैं वो अवेलेबल करा दिए थे. उसके अलावा मैंने पैरामाउंट के भी कुछ चैप्टर्स को देखा था. उसके अलावा मैंने अपने बड़े भाई के SSC के नोट्स को भी देखा था, जिसमें कुछ एरियाज़ जैसे कि एडजेक्टिव, नाउन्स, एक्टिव, पैसिव, और उसके अलावा जिसमें एक्टिव, पैसिव, नाउन इस तरह के एरियाज़ कवर किए जा रहे थे. तो आप वो सब कर सकते हैं. उसके अलावा आप YouTube पे भी कोई भी टॉपिक जो है सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली कोई वीडियो मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर लीजिए. तो जैसा कि इंग्लिश जो है वो मेजरली मेरा टॉपिक मीडियम रहा ही है, तो मैंने इंग्लिश को कंपैरेटिवली कम टाइम दिया था. मैं उसको डेली 0.5 आवर्स से 1 आवर एक स्लॉट में दिया करती थी एंड आप वो फॉलो कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास GK का पेपर आता है, जिसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं और उनके 4 सब पार्ट्स होते हैं ईच, जिसमें 10 मार्कर्स 2 क्वेश्चंस और 15 मार्कर 2 क्वेश्चंस होते हैं. हमारे पास इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और उसके बाद में साइंस एंड टेक एंड सच क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिलते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पे स्टैटिक पार्ट से हमारा हो जाता है, जो हमने CSE के लिए या फिर प्री के लिए भी किया होता है. और लास्ट 2 हमारे पास साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस हैं. वो कुछ थोड़े वियर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हमें जितना समझ आता है हमें उतना लिख देना चाहिए, बिकॉज उनका कोई एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं है. तो हमें वहाँ पर इतना प्रॉफिट नहीं मिलता है इन्वेस्टमेंट करने पे, तो हमें जो पहले के 4 टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो जैसा कि मैंने CSE मेंस दिया था, जहाँ पर मैंने अंडरस्टैंड UPSC का कॉन्कर मेंस का कोर्स लिया था, तो मेरे पास उनके नोट्स अवेलेबल थे. उसके अलावा मैंने अपने नोट्स को जो है सप्लीमेंट किया था अपने प्री के नोट्स से. फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के लिए मैंने प्री के नोट्स यूज़ किए थे एज एग्जांपल्स. ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक स्टैटिक कोर टॉपिक्स होते हैं वो मैंने अपने नोट्स से किए थे. सिमिलर फॉर पॉलिटी, जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह मैंने केसेस मैंने लक्ष्मीकांत से किए थे. तो जो 2.5 मंथ्स के अराउंड हमें मिला था, उसमें मेजरली मैंने अपने दोनों ऑप्शनल्स पे फोकस किया. सिंस मैथमेटिक्स एक बड़ा ऑप्शनल है और फॉरेस्ट्री मेरे लिए एक नया ऑप्शनल था, तो मुझे उनको टाइम ज़्यादा देना था.
इसलिए मैंने जीएस को लास्ट के 10 to 12 डेज़ में ही रिवाइज़ किया। मैंने उनकी 2 इटरेशंस की थी और जैसा कि नोट्स पहले से ही मेरे बने हुए थे तो दैट वाज वेरी इजी फॉर मी। उसके अलावा मैंने टेलीग्राम पर अपूर्व सर का एक चैनल है, मैंने उसको भी फॉलो किया था। उसमें बेसिक इनसाइट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। लास्टली मैंने PYQs जो है वो दोनों ही इंग्लिश और जीएस के किए थे, सो दैट आई नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो मैंने उसके 2 to 3 FLTs जो हैं वो देखे थे, जिसमें मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स को लगाया था ताकि मुझे पता हो कि मैं टाइमली कंप्लीट कर पा रही हूँ अपना पेपर और मेरी क्वालिटी कैसे आ रही है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू द सेम फॉर जीएस। जैसा कि मेरी आंसर राइटिंग और स्पीड जो है वो मेंस में काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने जीएस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया फॉर आंसर राइटिंग। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर फॉरेस्ट, आई वुड से कि आप जीएस की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज टाइम्ड मैनर में आंसर्स लिखना कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दैट। नाउ देर आर सम सरप्राइजेज जो मुझे एग्ज़ाम में देखने को मिले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश में अभी तक जेंडर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, बट एक सेक्शन जो है वो जेंडर बेस्ड पर आ गया था। एंड उसके अलावा जीएस में अभी तक ऐसे था कि 10 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स को 2 पेजेस ईच दिए जा रहे थे, बट उन्होंने 15 मार्कर्स को पेजेस इंक्रीज़ करके 3 कर दिए। तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ़ पेजेस थे वो CSE के बराबर या उससे ज़्यादा ही हो गए थे, एंड उसको आपको कंप्लीट करना है 3 आवर्स में। एंड मैंने ये अच्छा पहले से ही सोच रखा था कि मैं उसमें काफ़ी डायग्राम्स बनाऊंगी, तो वो मुझे उस टाइम पर काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ मिला था कि अभी मैं इन एग्ज़ाम्स को कैसे हैंडल करूं। इंग्लिश की बात करूं तो मुझे ये था कि ये काफ़ी छोटा सेक्शन है, मुझे अपने बाकी सेक्शन पे फोकस करना चाहिए। इसमें से मुझे अपना बेसिक इंग्लिश से जितना आता है मैं उसको कर लूँगी, एंड मुझे अपने बाकी एरियाज़ पर फोकस करना चाहिए जहाँ से मैं गेन कर सकती हूँ। रही बात जीएस की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरी राइटिंग स्पीड और आंसर राइटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी थी पहले ही मेंस में, तो आई डिड दैट। मैंने उसी की हेल्प ली एंड आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मैं इसको कवर कर लूँगी। एंड आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पेजेस को कम्प्लीटली फिल कर दिया था। 1-2 क्वेश्चन में आई डिड 0.5 पेज आई थिंक एट मैक्स। एंड वन ऑफ माई पॉजिटिव ट्रेट इज़ दैट आई हैव अ गुड हैंड राइटिंग, जो मैंने टेस्ट सीरीज़ CSE के टेस्ट सीरीज़ में भी देखा कि द टीचर्स एंड द एग्जामिनर्स वर प्रेजिंग दैट, तो आई थिंक दैट ऑल्सो गेव मी एन एज। तो इफ़ यू कैन ब्यूटिफाई अ बिट योर हैंड राइटिंग, दैट इज़ इट इज़ लेजिबल एंड इट लुक्स फाइन, तो दैट वुड ऑल्सो गिव यू एन एज। अभी मैं आपको हल्का सा ब्रीफ देना चाहूँगी CSE के मेंस का। उसमें बेसिकली 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। उसके अलावा एक ऐसे का पेपर एंड 4 GS के पेपर्स जो 250 मार्क्स ईच के होते हैं। एंड देन वी हैव 1 ऑप्शनल जो मेरा मैथमेटिक्स रहा है, जिसमें हमें 250 मार्क्स ईच के 2 पेपर करने को मिलते हैं। जहाँ पर हमें लैंग्वेज के पेपर क्वालिफाइंग मिल रहे हैं, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट में जो इंग्लिश का पेपर है दैट इज़ नॉट क्वालिफाइंग, हमें उसके मार्क्स जो हैं हमारे मार्कशीट में जुड़ते हैं, तो ये हमें मेजर चेंज देखने को मिलता है। उसके अलावा GS4 दैट इज़ एथिक्स एंड एसे जो हम देखते हैं CSE में, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है फॉरेस्ट में। उसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल करने को मिलता है फॉरेस्ट्री में। तो दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द मेंस। उसके अलावा जैसा कि मैंने CSE इंटरव्यू भी दिया था बट आई कुड नॉट क्वालिफाई, तो देर आर सम ब्लंडर्स और देर आर सम मिस्टेक्स दैट आई डिड इन CSE मेंस जो मैंने फॉरेस्ट में नहीं की। एंड आई वुड होपफुली आप लोग भी इस तरह की मिस्टेक्स या ब्लंडर ना करें, इसलिए मैं चाहूँगी कि मैं आपको इस तरह की जो भी इश्यूज़ हैं वो एक बार बता दूँ। नंबर 1 इज़ जो मुझे सबसे मेजर इशू देखने को मिला GS पार्ट में, वो था शॉर्ट नोट्स का। मेरा जैसा कि मैंने पहले भी बताया मैथमेटिक्स ऑप्शनल रहा है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शनल होता है, तो इसलिए मुझे चाहिए था कि GS को मैं इतना टाइम दे नहीं पा रही थी जितना मुझे देना चाहिए था। इस वजह से मैं शॉर्ट नोट्स GS के नहीं बना पाई। तो जो लास्ट का वीक था जिसमें मुझे क्विकली सब रिवाइज़ कर लेना था, स्पेसिफिकली जब आप GS2 का पेपर दे के आते हैं और आप शाम को 6 साढ़े 6 बजे आप घर पहुंच रहे हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे GS3 और GS4 फिर से देना है, तो जो वो कपल ऑफ आवर्स अवेलेबल होते हैं उसमें अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप प्रॉपर्ली रिवाइज़ नहीं कर पाते। तो दैट वाज वन इशू फॉर मी स्पेसिफिकली फॉर GS3 कि मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना नहीं पाई थी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी मेंस करें, इवन इफ़ फॉरेस्ट का मेंस हो या CSE का मेंस हो, आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लें। सेकेंड इशू जो मेरा रहा है CSE मेंस में वो था मैथ्स को लेके।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 2 प्री जो हैं क्लियर नहीं हुए थे एंड मैं 3rd प्री के लिए जा रही थी, तो आई वॉज़ वेरी एंक्शियस, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था प्री में, जिसकी वजह से मैंने नवंबर टू दिसंबर के अराउंड ही मैथ्स छोड़ दिया था। आई डोंट थिंक एटलीस्ट फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स कि दिस इज़ एडवाइजेबल, बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप हाथ से छोड़ दें तो आपको वो उसको गेन करने में फिर से टाइम लग जाता है। तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद मी, जिसकी वजह से मेरे मैथ्स के लिए मुझे काफ़ी टाइम देना पड़ा और जीएस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। हालांकि मैंने अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की इसमें हेल्प ली, जैसे कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए जो मैथ्स का फ़िज़िक्स पार्ट था वो समझना काफ़ी आसान था एज़ कम्पेयर टू मी। तो मैंने उनकी मदद ली कि वो अपने फ्री टाइम में, वीकेंड पे मुझे कुछ यूट्यूब लेक्चर्स, जैसे कि मैथोक्रेट के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो उसके मुझे नोट्स बना के दे दें ताकि मैं क्विकली वहाँ से गो थ्रू कर सकूँ, मुझे कुछ टॉपिक वो समझा दें। तो इस तरह से आप अगर अपने फैमिली फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं तो आपकी जर्नी जो है वो आसान हो जाती है। सो दैट इज़ वन। उसके अलावा जो मेजर मेरा जीएस में इशू रहा है जिसकी वजह से मेरे मार्क्स डिप किए, those were 2 blunders that I did in exam because it was very stressful for me। वो फर्स्ट टाइम मेरा मेंस था, I was not very much accustomed कि किस तरह से मेंस दिया जाता है। तो जो मेरा ऐसे का पेपर था, जिसमें अगर किसी को नहीं पता है तो आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं इन 1.5 आवर ईच। जनरली आपको 1 घंटा लिखने के लिए लगता है, आधा घंटा आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बट फॉर मी फर्स्ट ऐसे में मुझे 2 आवर्स लगे, तो इस वजह से वो सेकंड ऐसे की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो गई थी। तो जो सेकंड पेपर है वो मुझे 1 घंटे में लिखना था, तो इसलिए उसकी क्वालिटी कुछ डिग्रेड हो गई थी, तो दैट वाज वन इशू। उसके अलावा मेरा एथिक्स में ब्लंडर हुआ, जहाँ पे आई कुड नॉट टाइम थिंग्स वेल, जिसकी वजह से मेरे जो थ्योरी के क्वेश्चन आंसर थे उनकी क्वालिटी में कुछ इशू मुझे आया। तो अगर आप अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएँ तो आपको इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू बी वेरी मच कोशियस कि आप किस टाइम पे कितना आंसर या कितना पेपर जो है कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको इस तरह के इश्यूज़ ना देखने को मिले जो मैंने फेस किए। अदर देन दैट, अगर मैं CSC मेंस की बात करूँ तो कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स आई यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे जो कोचिंग के श्री राम IAS के एथिक्स के नोट्स थे, वहाँ से मैंने बहुत सारे कोट्स पिक किए थे और मैंने गूगल किए बहुत सारे कोट्स। उसके अलावा जो मेरे कॉन्कर मेंस के एथिक्स के नोट्स थे उन सबको मैंने कंपाइल किया, तो मेरे पास हर थ्योरी के क्वेश्चन के लिए कोट्स थे। तो अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में इंट्रो का कोई भी इशू हो रहा था तो आई कुड ईजिली कोट समथिंग। तो इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हैं, डायग्राम्स ले सकते हैं, वर्ड्स ले सकते हैं। वो कैब की मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, तो ये काफ़ी सारा मटेरियल है जो आप कंपाइल करके रख लें अलग से। एंड आई वुड बी पोस्टिंग माई नोट्स एंड ऑल ऑफ दैट ऑन माई टेलीग्राम चैनल और माई इंस्टा पेज। आप आंचल शर्मा _IFS को आप फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं जल्दी ही ऐसा कुछ डालने वाली हूँ, तो आप वहाँ से ये सब रेफ़र कर सकते हैं। एंड नाउ द थर्ड पिलर, दैट इज़ इंटरव्यू। तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैंने CSC का इंटरव्यू हिंदी में दिया था, फॉरेस्ट का मैंने इंग्लिश में दिया था, तो मैं दोनों ही एक्सपीरियंसेस के बारे में आपको बता सकती हूँ, बट मेजरली हम फॉरेस्ट पर यहाँ पर फोकस करेंगे। कुछ पार्ट्स में CSC के भी मेंशन करूँगी। तो फॉर अ बिगिनर आई वुड से कि आप पहले अपने डैफ को प्रॉपरली एसेस कर लें, हर चीज़ को प्रॉपरली आप रिसर्च कर लें। आप उसके लिए गूगल यूज़ कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट साइट्स यूज़ की थी टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको किस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने इवन ये भी सर्च किया था कि मेरे बर्थडे वाले दिन किन अदर लोगों का बर्थडे है एंड व्हाट आर दे डूइंग, क्या उनकी रिलेटेड कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्फेयर में क्या न्यूज़ है। तो आप ये सब भी कवर कर लें, अपना ग्रेजुएशन कवर कर लें, स्कूल कवर कर लें, कॉलेज कवर कर लें, अपने ऑप्शनल्स ऑब्वियसली कवर कर लें, कहाँ पर पैदा हुए हैं, कहाँ पर रह रहे हैं, कहीं पर जॉब की है क्या, ये सब आप अच्छे से कवर कर लें। उसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी पीपल सजेस्ट आप 2 to 3 न्यूज़पेपर पढ़ें। मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था, मैनी पीपल हिंदू भी पढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमी टाइम भी पढ़ते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी पढ़ सकते हैं। मैंने बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा और साथ में मैंने दृष्टि IAS की करंट अफेयर की वीडियोज़ आती हैं तो वो मैंने रेफ़र की थी। तो बेसिकली वीडियो से होता क्या है कि आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल कंसोलिडेटेड मिल जाता है।
तो आप दृष्टि IAS चैनल यूज़ कर सकते हैं या आप कोई और ऐसा करंट अफेयर का चैनल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको ISFR रिपोर्ट प्रॉपर्ली करनी है, अच्छे से आप पढ़ लें, आप उसका समरी देख लें, मेजर इंपॉर्टेंट पेजेस को आप बुक मार्क कर लें। उसके अलावा जो आपकी स्टेट के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की साइट्स हैं, सेंटर की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की साइट्स हैं, कुछ अलग अलग आप पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस जो हैं आप वो देख सकते हैं। तो मैंने ये सब को हल्का फुल्का रेफ़र किया था, जहाँ पर मुझे लगा कि मेरे को अलग अलग टॉपिक्स चाहिए, वो सब आपको अच्छे से करना है। उसके बाद आते हैं मॉक्स और गाइडेंस। तो आई गेव एटलीस्ट 7 to 8 मॉक्स फॉरेस्ट में, बिकॉज मैं CSE में भी पहले दे चुकी थी, तो मैंने इससे ज़्यादा मॉक्स देना ज़रूरी नहीं समझा। उसमें कुछ ऑनलाइन मोड में थे, कुछ ऑफलाइन मोड में थे। आई वुड सजेस्ट कि आप ऑफलाइन में 1-2 तो दे ही लें, ताकि आपको रियल जो एक्सपीरियंस है वो मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन में हम प्रॉपर वैसा एक्सपीरियंस कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए मैंने कार्तिकेयन सर की हेल्प ली थी, जिन्होंने काफ़ी होलिस्टिकली सेशंस लेके हमें समझाया था कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने फॉर मी एंड अदर वीमेन फीमेल कैंडिडेट्स उन्होंने बताया था कि कुछ फीमेल रिलेटेड क्वेश्चंस वो ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड टू माई सरप्राइज सिमिलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी इन द मेन इंटरव्यू, जिसमें रोल ऑफ अ मेल एंड फीमेल को फैमिली में पूछा गया था। या फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, यू आर वर्किंग एंड योर हस्बैंड इज़ वर्किंग एंड ही इज़ आस्किंग फॉर अ बेड टी, व्हाट वुड यू डू। तो इस तरह के क्वेश्चन से पहले ही माइंड हम प्रिपेयर कर लें, या फिर हम उस टाइम पे पैनिक ना करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए टीचर्स के साथ डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर्स के साथ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड उसमें कार्तिकेयन सर ने काफ़ी हेल्प की। उसके अलावा मैंने संकल्प के ग्रुप मॉक्स को जो है वो काफ़ी रेगुलरली फॉलो किया था। उससे होता क्या है कि आप किसी और का मॉक होते हुए देख रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसके आंसर्स आप भी अपने दिमाग में बिल्ड करने लग जाते हैं, काफ़ी डेटा आपको मिलता है, ओपिनियंस मिलती हैं, तो उससे आपके नोट्स जो हैं एनरिच हो जाते हैं। लास्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई इंटरव्यू हैज़ बिन पीयर डिस्कशंस। आई हैड 2 to 3 फ्रेंड्स, जिसमें मेजरली एक मेरे फ्रेंड रहे हैं, जिनके साथ मैं डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस, ओपिनियन डिस्कशंस एंड डिबेट्स जो है किया करती थी। मेजरली डिस्कशन, लिटिल बिट ऑफ डिबेट, जिसमें वो मुझसे क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछा करते थे। जैसा कि मैं हिंदी में मैंने CSE में इंटरव्यू दिया, इंग्लिश में मैंने फॉरेस्ट में इंटरव्यू दिया, तो मुझे दोनों लैंग्वेजेस पे अच्छी कमांड चाहिए थी, तो वो मेरा डिस्कशंस से पॉसिबल हो पाया। तो वो मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है मेरी इंटरव्यू जर्नी का। एंड बाय गॉड्स ग्रेस देयर वर सम क्वेश्चंस जो डिस्कशंस में हमने डिस्कस किए, एंड द सेम वाज आस्क्ड, डिस्कशन में हमने डिस्कस किया, एंड द सेम वाज आस्क्ड इन मेन CSE इंटरव्यू। दैट वाज, जैसा कि मेरे स्कूल का नाम मैंने मेंशन किया कि गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि गुरु तेग बहादुर जी को केसर हिंद क्यों बोलते हैं। And similar was the same question was asked by my friend in our peer discussion, and मैंने वहीं से prepare किया। तो peer discussions are a very very important part of your interview. Now there are some do's and don'ts of interview. Now if I talk about the do's, you have to be very humble, you have to be honest. If you don't know anything, you have to say I don't know. Guess करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। If it is a opinion based question, you can give your opinion, but if you are guessing it, either you do not guess at all or take their permission first and then guess, because they do not like people who cannot even accept that they don't know anything. And I myself said I don't know 2 to 3 times in the interview, and that is perfectly fine. आप easily I don't know बोल सकते हैं। उसके अलावा you have to take your stand, firm stance but very humbly. फॉर एग्ज़ाम्पल इन फॉरेस्ट इंटरव्यू मुझसे पाकिस्तान का एज अ मीडिएटर रोल पे डिस्कशन की गई थी इन US ईरान की जो हमें वॉर देखने को मिली। सो वी हैड अ गुड 2 to 3 minute डिस्कशन वेयर माई बोर्ड सिंस वॉज सुमन मैम। सो शी वॉज एडमेंट कि नो यू शुड कंसीडर पाकिस्तान एज अ थ्रेट और नॉट, एंड वाई डू यू थिंक कि कोई लॉस जो है इंडिया फेस नहीं कर रहा। But I was very much firm about my stand and what were my opinions at that time. So you have to do that, but you have to do it in a very subtle and humble way. So that would be a good approach to interview. Now some don'ts. पहला है कि आपको गलत आंसर्स नहीं देने हैं, बिल्कुल भी नहीं देने, स्पेशली फॉरेस्ट के इंटरव्यू में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डेटा और फैक्ट बेस्ड होती हैं, तो वहाँ पे आप गलत चीज़ नहीं बोल सकते। आप यू कैन ईजिली से आई डोंट नो।
सेकेंड, आप एरोगेंसी नहीं दिखा सकते हैं, यू हैव टू बी हम्बल। दे आर वेरी सीनियर पीपल जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो बहुत ईजिली करेक्टर जज कर लेते हैं, तो आपको बहुत हम्बल होकर उनसे बात करनी है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इंटरव्यू नहीं देना, बहुत कॉन्वर्सेशन के तरीके से देना है, बिकॉज वो वहाँ पर आपसे बात करना चाह रहे हैं, वो ईजिली बस आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं, तो आप कॉन्वर्सेशन के तरीके से वो कर सकते हैं। एंड लास्टली जो मैंने भी फेस किया था, जो मैं इनिशियल स्टेजेस में कर रही थी, किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कीवर्ड्स यूज़ मत कीजिए जिसकी आपको डेफिनेशन ना आती हो, बिकॉज वो नेक्स्ट स्टेप में वो डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं एंड फिर आप आई डोंट नो बोलेंगे एंड देन वो जो इंप्रेशन है वो ख़राब हो जाता है। तो आप सिंपल टर्म्स में आप उनसे बात कर सकते हैं। लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि किन टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, क्या हम वो टॉपिक्स करें जो हमने अच्छे से किए हैं या फिर हम सब कुछ ही पढ़ लें। मुझे भी ये इशू देखने को मिला कि आई वॉज ट्राइंग कि मैं सारे ही टॉपिक्स पढ़ लूँ, बट ऐसे नहीं हो पाता है। तो आप अपना डैफ बहुत अच्छे से कवर कर लें, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर कर लें। उसके अलावा अगर आपसे कुछ पूछा भी जा रहा है तो आप सिंपली आई डोंट नो बोल सकते हैं, बिकॉज एज अ पर्सन यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। आप जो आपने अच्छे से किया है आप उसको इन डेप्थ विद ओपिनियंस प्रिपेयर कर ले, रेस्ट जो आपका D-Day होगा वी विल सी दैट। नाउ मूविंग टू द नॉन एकेडमिक पार्ट ऑफ UPSC, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग मोटिवेशन बहुत जल्दी लूज़ कर जाते हैं या डिसिप्लिन बहुत लूज़ कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन इज़ समथिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं तो आपका जो टारगेट्स हैं, आपकी जो टाइमलाइन है वो इन अकॉर्डेंस रहेगी आपकी प्रिपरेशन के साथ। तो इसके लिए मैं 2 चीज़ करती थी, एक मैं मैक्रो प्लान्स बनाती थी, एक मैं माइक्रो प्लान्स बनाती थी। मैक्रो प्लान में मैं अपना 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के मैक्रो प्लान्स होते थे कि मुझे इस पर्टिकुलर महीने में इतना ख़त्म करना है। एंड देन आई यूज़ टू मेक माइक्रो प्लान जिसमें आप हफ्ते का, दिन का, इवन मैंने स्लॉट्स और घंटों के भी प्लान बनाए ताकि मैं लैक्स जो है वो ना हो जाऊँ, मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लूँ और मैं फोकस्ड रहूँ और डिस्ट्रैक्ट ना हो पाऊँ। तो आप ये दोनों स्ट्रैटेजी जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी पर्सन को, आपका फैमिली में से कोई हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो आपसे डेली बेसिस पे पूछ ले कि आपने कितना काम किया। फॉर मी इट वॉज डन बाय सत्यम सर फ्रॉम अंडरस्टैंड UPSC। ही वॉज माई मेंटोर थ्रू आउट माई जर्नी। तो उन्होंने फॉरेस्ट के मेंस में मेरे लिए किया था कि डिफरेंट स्लोट्स में वो मुझसे पूछ लिया करते थे कि आज मैंने कितनी पढ़ाई की। तो दैट केप्ट मी इन डिसिप्लिन। उसके अलावा आपकी जो आसपास के लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Fortunately, I was surrounded by very beautiful and very pure people. मेरी family, मेरे friends and even my teachers, everybody was very nice to me. उन्होंने मुझे बहुत motivate किया। कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं अपने भाई के पास जाया करती थी, मैं उनसे बात किया करती थी मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूं, और वो मुझे काफ़ी आराम से मोटिवेट करते हुए समझाया करते थे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें जो आपको बोलें कि नहीं आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको किस किस तरह से करना चाहिए। एंड नेगेटिव लोग जो कमियां ढूंढते हैं, जो दिक्कतें ढूंढते हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें, अपना पीयर ग्रुप जो है वो प्रॉपरली मेंटेन रखें। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड अप्रोच टूवर्ड्स नॉट जस्ट UPSC प्रिपरेशन बट टूवर्ड्स लाइफ। एंड लास्टली वी डू नॉट हैव टू फॉरगेट कि UPSC के बाहर भी एक लाइफ है। हमें अपनी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, हमें उन्हें करते रहना चाहिए। फॉर मी इट वाज फैमिली टाइम, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, या फिर कुछ रैंडम मैंने वेब सीरीज़, कोई मूवी देख ली, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। कुछ ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ टाइम है तो आप एक वीकली ब्रेक ले सकते हैं, हाफ डे का। अगर एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है तो आप 1-2 घंटे का ब्रेक जो है वो डेली या रात के टाइम पर ले सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू, बट कुछ ब्रेक्स ज़रूरी हैं ताकि हम एग्जॉस्ट ना हो जाए और हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहे। एक ये UPSC का मिथ मैंने देखा है जो मैं अभी बात करना चाहूँगी, जिसमें लोग बोलते हैं कि UPSC में हमें 16 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, 18 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। मैं इसको आज डिफाई करना चाहूँगी। कुछ टाइम ऐसा होगा, ज़रूर होगा, जिसमें आपको काफ़ी पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही 16-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी जर्नी में ऐसे दिन भी मेरे रहे हैं जहाँ पे मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की है, जैसे कि फॉरेस्ट मेंस के टाइम पे मैंने काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी में काम किया। लेकिन ऐसे दिन भी रहे हैं जहाँ पे मैंने 4-5 घंटे ही पढ़ाई की है, या कुछ दिन ऐसे भी हैं जिस दिन मैंने पढ़ाई ही नहीं की। तो हमें एक बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अगर आपका एग्ज़ाम में अभी थोड़ा टाइम है तो आप 7 से 8 घंटे जो है डेली के अगर आप अच्छी फोकस के साथ दें तो वो काफ़ी
प्रोडक्टिव हो जाएगा आपके लिए, तो दैट शुड बी समथिंग जो आप मेंटेन करें। उसके अलावा अगर मैं अपने बेसिक टाइम टेबल की बात करूं तो मेरा ये रहता था कि मैं अपने फर्स्ट लोड में अपना सबसे जो टफेस्ट पार्ट था उसको मैं कवर कर लेती थी, या फिर कुछ ऐसा पार्ट जो मुझे होता था कि ये मुझे एक बार करके साइड कर देना। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया, मैं फॉरेस्ट के मेंस में इंग्लिश का स्लोट जो है वो फर्स्ट में रखती थी कि वो मेरे शेड्यूल से निकल जाए, उसके बाद मैं अपने ऑप्शनल्स पर ध्यान दे सकूँ। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने अपना कभी शेड्यूल बनाया नहीं। बिफोर प्री आई यूज़ टू वेक अप एट 5, उसके बाद मैं 5 to 7 में अपना इकॉनमी, क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज़ इनिशियल डेज़ में आए थे, तो मैं इकॉनमी किया करती थी। उसके बाद फिर मैं 2 से 3 स्लॉट जो है अपने मेजर कोई स्टैटिक जो टॉपिक है जिसमें करंट अफेयर मैंने कंपाइल किया हुआ था उसको मैं पढ़ा करती थी। एंड लास्ट में मैं अपना जो डेली मैंने पूरा पढ़ा है मैं उसको या तो रिवाइज़ कर लेती थी, नेक्स्ट डे के मैं अपने टारगेट्स जो है बना लेती थी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेरे जो बैकलॉग्स पहले के रह रहे हैं मैं उनको कवर कर लेती थी। तो इट इज़ वेरी मच अप टू यू कि आपको किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, आप रात को पढ़ सकते हैं, आप दिन में पढ़ सकते हैं, जस्ट एक 7 से 8 घंटे आपको कंसिस्टेंट देने हैं। लास्ट में मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि यूपीएससी इटसेल्फ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। इसमें हम गेन कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, उसके इर्रिस्पेक्टिव हम जो यहाँ पर सीख रहे हैं, हमारा परसिवरेंस जो इंक्रीज़ हो रहा है, हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चल रहा है, एथिक्स हमें सीख पा रहे हैं हम। उसके अलावा हम अपना पेयर ग्रुप बना रहे हैं, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सेप्ट करें सक्सेस को, लॉसेस को। दैट इज़ समथिंग जो यूपीएससी को एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी बना देती है, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड एम्ब्रेस इट। तो मैं लास्ट में उन स्टूडेंट्स के लिए सत्यम सर की एक लाइन है जो वो हमें मोटिवेट करने के लिए बोला करते हैं, दैट इज़ देयर शैल बी नो एल्प्स, जो नेपोलियन की एक ब्यूटीफुल स्टोरी है जिसमें सिखाया जाता है कि किस तरह से हम अपनी जो दिक्कतें हैं उनको अगर हम बड़ा समझें ना, अगर हमारे अंदर इतना मोटिवेशन हो, इतना परसिवरेंस हो कि हम उन्हें पार कर जाएं ईजिली, तो हम बड़ी सी बड़ी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दैट एंड बी वेरी मच हैप्पी एंड embrace this journey throughout UPSC, and that is my message to you. At the very last, I would like to thank DKT for this opportunity. उसके अलावा मैं हर स्टूडेंट को ये बोलना चाहूँगी कि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप इंसाइट्स ले सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट टॉपर्स ने इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया है, क्या दिक्कतें उन्हें आई, क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स, और क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हैं। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के जो ये एफ़र्ट्स हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी जो जर्नी है उसको और सिंप्लीफाई और एफिशिएंट कर सकें। थैंक यू।